तो आज हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर की गहराई में उतर रहे हैं। ये वो किताब है जिसके बारे में सुना जरूर होगा। हाँ, बहुत सुना है। कुछ लोग इसे जीनियस कहते हैं तो कुछ इसे खतरनाक भी मानते हैं। बिल्कुल। और ये इस आइडिया पर बनी है कि पावर यानी सत्ता एक खेल है और हर खेल की तरह इसे समझने के लिए इसके नियम जानना जरूरी है। सही बात है। और किताब शुरू में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने रखती है। वो क्या? वो कहती है कि दुनिया ऊपर से तो बहुत सभ्य, बहुत लोकतांत्रिक और निष्पक्ष दिखने की कोशिश करती है, लेकिन पर्दे के पीछे आज भी सत्ता के वही पुराने क्रूर खेल खेले जा रहे हैं। अच्छा। किताब का सार एक लाइन में है, मखमली दस्ताने पहनो लेकिन उसके अंदर हाथ लोहे का रखो। मखमली दस्ताने में लोहे का हाथ, मतलब दिखावा कुछ और, असलियत कुछ और। तो आज हमारी कोशिश इन नियमों को रटना नहीं बल्कि इनके पीछे की जो साइकोलॉजी है, जो रणनीति है, उसे समझना है। हाँ, और देखेंगे कि ये असली जिंदगी में कैसे काम करते हैं। तो चलिए इस दुनिया की परतें खोलना शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहला नियम जो दिमाग में आता है वो है अपने मालिक से कभी ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका एक क्लासिक उदाहरण है फ्रांसिस के वित्त मंत्री निकोलस फूके का। हाँ, फूके की कहानी एक सबक की तरह है। कहानी क्या थी? वो राजा लुई 14वें के वित्त मंत्री थे और उन्होंने राजा के सम्मान में एक पार्टी रखी। लेकिन ये कोई आम पार्टी नहीं थी। कैसी थी? ये इतनी शानदार, इतनी भव्य थी कि राजा की अपनी पार्टियां भी उसके सामने फीकी लगे। मेहमान कानाफूसी करने लगे कि मंत्री का महल तो राजा के महल से भी ज्यादा आलीशान है। और इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ है ना? बहुत बुरा। पार्टी के अगले ही दिन राजा ने फूके को गिरफ्तार करवा दिया। सिर्फ एक पार्टी की वजह से? हाँ, फूके ने अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताई। देखिए, दिलचस्प बात ये नहीं है कि फूके ने शायद पैसे चुराए थे, बल्कि ये है कि उसकी असली गलती राजा को असुरक्षित महसूस कराना था। मतलब उसने राजा की शान को चुनौती दे दी। बिल्कुल, भले उसका इरादा ऐसा न हो। और ये चीज तो आज भी होती है। सोचिए, किसी ऑफिस में एक जूनियर कर्मचारी अपने बॉस के सामने एक प्रेजेंटेशन में इतना कमाल का काम कर दे कि सब उसी की तारीफ करने लगे। हाँ, बॉस को शायद एक पल के लिए ये डर लग सकता है कि ये तो मेरी जगह लेने वाला है। सही। तो फूके की गलती सिर्फ दिखावा नहीं थी, ये अपने बॉस की असुरक्षा को समझने में नाकामी थी। बिल्कुल सही। और इसी नियम का दूसरा पहलू गैलीलियो ने दिखाया। अच्छा, उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज की तो वो जाकर ये नहीं बोले कि देखो मैंने क्या कमाल कर दिया। नहीं, उन्होंने बड़ी चालाकी से उन चंद्रमाओं का नाम मेडिसी स्टार्स रख दिया, अपने संरक्षक मेडिसी परिवार के नाम पर। उन्होंने अपनी खोज को अपने मालिक की महानता से जोड़ दिया। वाह। नतीजा, उन्हें दशकों तक मेडिसी परिवार का संरक्षण मिला। एक ने अपने मालिक को बौना महसूस कराया, दूसरे ने और महान। तो एक तरफ तो ये नियम कहता है कि अपनी चमक छिपाओ, लेकिन इसी किताब में एक और नियम है जो बिल्कुल उल्टी बात करता है। नियम 25, खुद को फिर से बनाएं। इसका मतलब है कि अपनी एक ऐसी पहचान गढ़ो जो लोगों का ध्यान खींचे। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यही इस किताब की गहराई है। नियम मतलब संदर्भ के हिसाब से बदलते हैं। अच्छा। मालिक से न चमकने का नियम तब लागू होता है जब आप किसी के नीचे काम कर रहे हो, लेकिन जब आप अपनी पहचान बना रहे हो तब आपको एक यादगार किरदार बनना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है माता हारी। माता हारी, जासूस, डांसर, उनकी कहानी तो एक फिल्म की तरह लगती है। और उन्होंने अपनी जिंदगी को एक फिल्म की तरह ही बनाया था। असल में वो हॉलैंड की एक साधारण महिला थी जिनका नाम मार्गरेटा ज़ेले था। तो वो माता हारी कैसे बनी? उन्होंने खुद को एक एग्जॉटिक, एक रहस्यमयी डांसर के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। उन्होंने दावा किया कि वो जावा के एक मंदिर में पली बड़ी हैं जहां उन्होंने पवित्र नृत्य सीखे हैं। अच्छा। इस रहस्य और एग्जॉटिसिज्म ने पूरे यूरोप को पागल कर दिया। लोगों को असल मार्गरेटा ज़ेले में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें माता हरी के बनाए किरदार से प्यार था। मतलब अपनी एक ब्रांड इमेज बनाना। हाँ। आज के सोशल मीडिया के दौर में तो ये और भी ज्यादा सच लगता है। लोग अपनी जिंदगी का एक खास क्यूरेटेड वर्जन दुनिया को दिखाते हैं। हाँ, और ये सीधे तौर पर नियम 4 से जुड़ता है, हमेशा जरूरत से कम बोलें। वो कैसे? माता हरी के रहस्य की वजह ही यही थी कि वो अपने बारे में बहुत कम बताती थीं। जितना कम आप बोलते हैं उतना ही ज्यादा लोग आपके बारे में सोचते हैं और आपकी बातों का गहरा मतलब निकालते हैं। एंडी वॉरहॉल इसके मास्टर थे।
वो इंटरव्यू में जानबूझकर छोटे और अजीब जवाब देते थे। इससे उनकी कला और भी रहस्यमयी और कीमती बन गई, क्योंकि लोग हमेशा सोचते रहते थे कि इस आदमी के दिमाग में आखिर चलता क्या है। मतलब चुप रहना आपको शक्तिशाली दिखाता है। बिल्कुल। तो अब तक तो बात थी आपकी छवि की, लेकिन अब आते हैं किताब के उस हिस्से पर जो ज्यादा कह सकते हैं विवादास्पद है, धोखे की कला। नियम 3 कहता है अपने इरादे छुपाएं। इसका मतलब क्या है? बस झूठ बोलना? नहीं, ये झूठ बोलने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये लोगों का ध्यान भटकाने की कला है। ध्यान भटकाना? हाँ, आप एक नकली लक्ष्य सामने रख देते हैं ताकि लोग उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और आपके असली मकसद को देख ही ना पाएं। कोई उदाहरण? मान लीजिए आप ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर कब्जा करना चाहते हैं। आप जोर जोर से एक दूसरे छोटे मोटे मुद्दे पर बहस करना शुरू कर देते हैं। सबका ध्यान उस बहस पर चला जाता है और जब तक वो समझते हैं आप चुपचाप अपना असली काम कर चुके होते हैं। लेकिन क्या ये रिश्तों में भरोसे को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता? अगर हर कोई अपने इरादे छिपा रहा है तो हम एक दूसरे पर विश्वास कैसे करेंगे? देखिए, ये किताब कोई नैतिक गाइड बुक नहीं है, ये एक रणनीतिक गाइड बुक है। इसका तर्क ये है कि सत्ता के खेल में सीधा और ईमानदार होना अक्सर आपको कमजोर बनाता है। हाँ। इसका एक बड़ा उदाहरण इथियोपिया के सम्राट हैल सेलासी का है। उन्हें एक बहुत शक्तिशाली सरदार बालचा से निपटना था, जिसकी अपनी सेना थी। तो उन्होंने क्या किया? सेलासी ने बालचा को एक दावत पर बुलाया। बालचा को शक था, इसलिए वो अपनी पूरी सेना लेकर आया। तो जाल कैसे बिछाया गया? सेलासी ने विनम्रता और डर का नकाब पहना। उन्होंने बालचा का ऐसा सम्मान किया जैसे वो उससे डरते हों। अच्छा। उन्होंने बालचा और उसके खास सैनिकों को दावत के लिए अंदर बुलाया, जबकि बाकी सेना बाहर इंतजार कर रही थी। बालचा को सेलासी का डरा हुआ व्यवहार देखकर लगा कि कोई खतरा नहीं है, और वो लापरवाह हो गया। हाँ। और जब वो दावत में व्यस्त था, उसी दौरान सेलासी के सैनिकों ने बाहर खड़ी बालचा की पूरी सेना को घेर कर उनके हथियार छीन लिए। जब तक बालचा को पता चला, खेल खत्म हो चुका था। वाह, ये तो बहुत ही शातिर चाल थी। लेकिन कुछ नियम तो इसे भी ज्यादा कठोर लगते हैं, जैसे नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। ये सुनने में ही बहुत क्रूर लगता है। क्या ये आज की दुनिया में भी प्रासंगिक है? क्या ये हमें बेरहम नहीं बना देगा? ये एक जरूरी सवाल है। ग्रीन का तर्क यह है कि ये भावना के बारे में नहीं है, ये रणनीति के बारे में है। रणनीति? कैसी रणनीति? उनका कहना है कि अगर आप अपने दुश्मन को आधा अधूरा हराते हैं तो वो एक अधमरे सांप की तरह हो जाता है। वो ठीक होगा, बदला लेने की तैयारी करेगा और पहले से ज्यादा जहर के साथ वापस आएगा। मतलब एक छोटी सी चिंगारी भी बाद में पूरे जंगल में आग लगा सकती है। बिल्कुल। चीन के इतिहास में इसका एक क्लासिक उदाहरण है। बताइए। 2 योद्धा थे, शियांग यू और लियू पांग। शियांग यू ज्यादा ताकतवर और क्रूर था। एक बार उसने लियू पांग को लगभग हरा ही दिया था, लेकिन अपने सलाहकार की बात न मानकर उसे जाने दिया। उसे लगा कि अब कोई खतरा नहीं है। हाँ, लेकिन वही लियू पांग बाद में फिर से संगठित हुआ। उसने शियांग यू को हराया और चीन में हान राजवंश की स्थापना की, जो 400 साल तक चला। तो शियांग यू की एक पल की दया उस पर बहुत भारी पड़ी। बहुत भारी। किताब के अनुसार आधी अधूरी जीत भविष्य में और बड़े संघर्ष को जन्म देती है। हमने दुश्मनों की बात की, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नियम तो दोस्तों के बारे में है। नियम 2 कहता है, दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। हाँ, ये नियम हजम करना मुश्किल है। 1 मिनट, ये बात तो मुझे हजम ही नहीं हो रही। हमारी तो पूरी परवरिश इसी सीख पर होती है कि दोस्त ही सबसे बड़ी दौलत हैं। और यही वजह है कि ये नियम इतना चौंकाने वाला है। किताब का तर्क ये है कि दोस्तों के साथ काम करने में कई भावनात्मक मुश्किलें आती हैं। जैसे कि? दोस्ती बराबरी पर आधारित होती है। जब आप एक दोस्त को नौकरी पर रखते हैं या उसकी मदद करते हैं, तो आप उस रिश्ते का समीकरण बदल देते हैं। इससे अक्सर जलन, नाराजगी और एहसान का बोझ पैदा होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि इंसान इतना कृतघ्न है? ये कृतज्ञता के बारे में नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान के बारे में है। एहसान एक बोझ बन सकता है। ज्यादातर लोग ये महसूस करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी सफलता अपनी मेहनत से हासिल की है, न कि किसी दोस्त की खैरात से। इसकी विपरीत एक पुराना दुश्मन जिसे आप अपने साथ मिला लेते हैं, उसके पास साबित करने के लिए बहुत कुछ होता है। वो ज्यादा वफादार साबित हो सकता है क्योंकि उसे आपकी इज्जत कमानी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी दोस्त की मदद करना हमेशा ही गलत है? शायद इसका जवाब उम्मीदों के प्रबंधन में है। किताब ये नहीं कहती कि दोस्त मत बनाओ, वो कहती है कि काम और दोस्ती को मिलाते वक्त बेहद सावधान रहो। ठीक है।
माओ त्से तुंग ने तो एक कदम आगे बढ़कर जापान के आक्रमण को भी अपनी सेना को प्रशिक्षित करने और अपने पक्ष को मजबूत करने के एक अवसर के रूप में देखा था। उन्होंने एक खतरनाक दुश्मन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। रिश्तों की बात चल रही है तो एक और नियम है जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा। नियम 9, बहस से नहीं अपने कामों से जीतें। हाँ, ये 100% सच है। किताब कहती है कि बहस करके आप किसी का मन नहीं बदल सकते, आप सिर्फ उन्हें नाराज करते हैं। बिल्कुल, जब आप किसी को बहस में हराते हैं तो आप तर्क जीत जाते हैं, लेकिन उस इंसान को हमेशा के लिए खो सकते हैं। आपने उसके अहंकार को चोट पहुंचाई है। सही बात है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण माइकल एंजेलो और डेविड की मूर्ति की कहानी है। हाँ, ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। जब मूर्ति लगभग तैयार हो गई तो फ्लोरेंस के मेयर पिएरो सोडेरिनी उसे देखने आए। उन्होंने मूर्ति को देखकर कहा, बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी नाक थोड़ी बड़ी लग रही है। जबकि माइकल एंजेलो जानते थे कि नाक बिल्कुल सही है। हाँ, और मेयर कला के बारे में कुछ नहीं जानते। वो चाहते तो बहस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं, उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया। उन्होंने एक छेनी और थोड़ी संगमरमर की धूल हाथ में उठाई और सीढ़ी पर चढ़ गए। और फिर उन्होंने मेयर के सामने नाक पर हल्के हल्के मारने का नाटक किया और साथ में हाथ में छिपाई धूल को नीचे गिराते रहे। उन्होंने नाक को छुआ तक नहीं। अच्छा। फिर वो नीचे उतरे और बोले, अब देखिए। मेयर ने कहा, हाँ, अब ये बिल्कुल सही है, आपने इसे जीवंत कर दिया है। कमाल है। यानी मेयर को बस ये महसूस कराना था कि उनकी बात सुनी गई, असल में कुछ बदला या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। माइकल एंजेलो ने बहस नहीं जीती, उन्होंने स्थिति को जीता। ये दिखाता है कि एक छोटा सा प्रदर्शन, एक काम 1000 शब्दों की बहस से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये नियम सत्ता को धारणा, रणनीति और कभी-कभी क्रूर व्यवहारिकता के खेल के तौर पर देखते हैं। हाँ, ये इंसानी रिश्तों को देखने का एक बहुत ही निंदक लेकिन अंदर तक सुसंगत नजरिया है। और इसकी लोकप्रियता क्या बताती है? अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस किताब की लगातार लोकप्रियता ये बताती है कि ये आज के लोगों की एक गहरी चिंता को छूती है कि दुनिया उतनी सीधी और निष्पक्ष नहीं है जितनी हमें बताई जाती है। यह हमें उस असहज सवाल का सामना करने पर मजबूर करती है, एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ लोग इन नियमों से खेल रहे हैं, क्या हर समय सीधा साधा और अच्छा बने रहना सिर्फ नादानी है? जैसा कि मैकियावेली ने कहा था। बिल्कुल। जो इंसान हर समय अच्छा बने रहने की कोशिश करता है वो उन बहुत से लोगों के बीच बर्बाद हो जाएगा जो अच्छे नहीं हैं। तो जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ते हैं। ये पूरी किताब आपको सत्ता हासिल करने के लिए ठोस नियम, संरचना और नियंत्रण सिखाती है। लेकिन किताब का आखिरी नियम, नियम 48, कहता है रूपहीनता अपनाएं। अज्यूम फॉर्मलेसनेस। हाँ, इसका मतलब है पानी की तरह बन जाओ। पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता, वो किसी भी बर्तन में ढल जाता है। वो नरम है लेकिन चट्टान को भी काट सकता है। तो क्या ये अंतिम नियम बाकी 47 नियमों का खंडन करता है या उन्हें पूरा करता है? क्या सच्ची और स्थायी शक्ति कठोर नियमों को मानने से नहीं, बल्कि ये जानने से आती है कि कब उन्हें तोड़ना है और पानी की तरह बह जाना है?